Good morning, everyone. Good morning to all of you. Good morning, students. Hello, students. As we know that we have studied about electric current, the concept of the electric current, cells, resistor, resistivity. All these things we have studied. Okay. Now today's our topic is Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. Sometimes बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि किरचॉफ का प्रोनाउंसिएशन किरचॉफ होता है। किरचॉफ बोलो या किरचॉफ बोलो एक ही चीज़ है, बिकॉज किरचॉफ जो थे जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मनी में ये रिसर्च करते तो वहीं जन्म लिए थे। तो जर्मनी के अकॉर्डिंग जर्मन प्रोनाउंसिएशन में से किरचॉफ कह सकते हैं और ब्रिटिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसे किरचॉफ कहते हैं। इज इट क्लियर? इंग्लिश में से किरचॉफ बोल दो, बाकी किरचॉफ भी चलेगा, हिंदी में भी किरचॉफ ही होते हैं। ठीक है। So today's topic is Kirchhoff's laws, and we will discuss about the Kirchhoff laws. Before going to start this topic, we need to understand four terms. अगर हम ये चार टर्म समझ जाएंगे अच्छे से, then बहुत easy होगा. It will become very easy to understand the Kirchhoff's law. Is it clear ना? वो चार टर्म कौन कौन से हैं? चार टर्म वो हमारे हैं। पहला टर्म है हमारा कौन सा? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। पहला टर्म है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पहला टर्म हमारा है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। पहला टर्म हमारा है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये क्या चीज है? पहले हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया। वी हैव स्टडीड अबाउट ओम्स लॉ। यस, ऑफ कोर्स वी हैव स्टडीड अबाउट ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ और ऑन द बेसिस ऑफ द ओम्स लॉ वी कैन सॉल्व द सिंपल सर्किट। लाइक एक सर्किट है जिसमें एक सेल लगा हो, या फिर कह सकते हो तुम एक रेजिस्टेंस लगा हो, है ना। एक रेजिस्टेंस, एक स्विच, एक सेल लगा हो, तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं सिंपल सर्किट। एंड सिंपल सर्किट को हम बड़ी आसानी से ओम्स लॉ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गए, मान लेते कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गए और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में से हमको सॉल्व करने बोल दिया, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द ओम्स लॉ। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं उसको ओम्स लॉ से सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट तैयार किया किसने किया? किरचॉफ ने तैयार किया। तो किरचॉफ इज एप्लीकेबल फॉर द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, एंड दैट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, द टर्म इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज यूज्ड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। इज इट क्लियर और नॉट? तो ऑल द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। आई थिंक मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो देन अगर डेफिनेशन वैसे लिखने की जरूरत नहीं, बट स्टिल फिर भी हमें लिखना चाहे तो सीधा सा मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर दिस टर्म इज यूज्ड फॉर a complicated circuit, circuit। ठीक है। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट किसको बोलते हैं? जिस सर्किट के अंदर में, जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर में मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हो, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। इज इट क्लियर? Now the second term is the junction. As we know that the junction, what is the junction? Sometimes we have heard about the junction. Everybody knows about the junction. Junction, जैसे रेलवे जंक्शन, कोई कानपुर में रहता है तो कानपुर सेंट्रल जंक्शन, कानपुर जंक्शन। पटना में रह रहा है तो पटना जंक्शन। What is the meaning of the junction? रेलवे जंक्शन। जंक्शन जो टर्म है, इट इज यूज फॉर द, जहाँ पर कि हम लोग ट्रेन अराइव करती है और डिपार्ट करती है। कोई चीज़ आ रही है और जा रही है, आ रही है फिर उधर जा रही है। तो मल्टीपल डायरेक्शन में जब कोई चीज़ आ जा रही है कहीं पर, जैसे ट्रेन अगर मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही है, उस जगह से खुलती है, उस जगह अराइव करती है और फिर वहाँ से दूसरे जगह में चले जाती है, दैट प्लेस इज नोन एज द जंक्शन। इन द सेम वे, व्हाट इज द जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट? इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये वो पॉइंट, दैट इज इट इज द पॉइंट वेयर द करंट अराइव एंड डिपार्ट, कह सकते हो।
या फिर करंट आता और चला जाता है। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड द जंक्शन। ये पॉइंट है, वो लोकेशन है, लेकिन इसको अच्छे से कैसे डिफाइन करेंगे, और अच्छे तरीके से डिफाइन कर लें ताकि हमें चीजें समझने में कन्वीनियंट हो जाए, बहुत ही ईजी हो जाए। इजी के लिए हम क्या करते हैं कि हम जंक्शन हम बोलते हैं जंक्शन इज दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर मोर देन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर में ये वो पॉइंट है जहां पर कि दो से अधिक कंडक्टर्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये उसकी पहचान है। दो से अधिक कंडक्टर जहां पर आपस में कनेक्टेड होंगे दैट विल बी द जंक्शन पॉइंट। इज इट क्लियर? जंक्शन पॉइंट को और इजी तरीके से समझना हो, जहां पे मोर देन टू डायरेक्शंस होंगे, नॉट टू डायरेक्शन, मोर देन टू डायरेक्शन होंगे, दैट इज द जंक्शन। तो जंक्शन पॉइंट वो है जंक्शन। अगर हमसे कोई बोलेगा जंक्शन क्या है, अगर हमसे कोई बोलेगा जंक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे? एनी पॉइंट in the network where more than two conductors are connected together, ठीक है? एनी पॉइंट इन द नेटवर्क वेयर मोर देन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए थोड़ा बहुत बना दे, जैसे ये कोई पॉइंट है, इसको हम जंक्शन कंसिडर कर सकते हैं। तीन डायरेक्शन है, मिनिमम 3 पाथ जहां मिल जाए दैट इज द जंक्शन पॉइंट। सिंपल, यही समझना है। ठीक है? जंक्शन के बाद जो तीसरा टर्म हमें समझना है दैट इज द लूप, और क्या कह सकते हो, मेश। लूप और मेश क्या है? कोई बंद पाथ सर्किट के अंदर में जो क्लोज्ड लूप होता, क्लोज सर्किट जो होता है दैट इज कॉल्ड द लूप। क्लोज, चारों तरफ से बंद हो, जो चारों तरफ से क्या बंद। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो, ये देखो, मैंने एक सर्किट बनाया, ये सर्किट बनाया, इलेक्ट्रिकल सर्किट। जंक्शन ये है, पहले तो जंक्शन ये है, देख लो, ये जंक्शन है। यहाँ पे क्यों जंक्शन है? 1 2 3, 3 डायरेक्शन, मिनिमम 3 डायरेक्शन, तो वो जंक्शन है। ये आइडेंटिफिकेशन है जंक्शन का। सर ये भी जंक्शन? हाँ ये भी, 1 2 3। क्या ये जंक्शन? नहीं। इसे जंक्शन इसीलिए नहीं कंसीडर करते हैं क्योंकि हो सकता है एक ही कंडक्टर को ऐसे मोड़ के बना दिया गया हो। कंडक्टर आया इसे मोड़ दिया, कंडक्टर आया इसे मोड़ दिया। इज इट क्लियर? तो जंक्शन हमारा ये है, मिनिमम 3 पाथ जहां पे मुझे अलग अलग डायरेक्शन में मिल जाए, दैट इज द जंक्शन। 3 से ज्यादा भी सकता है, हो सकता है। नाउ लूप क्या है भाई? लूप ये चारों तरफ से बंद कंडक्टिंग पाथ, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इज द लूप। क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इज द लूप। A B C D E F, A B C D एक लूप, D E F C दो लूप। सर A B F E लूप हो सकता है, हाँ ये भी लूप है, लेकिन किरचॉफ लॉ में ये कॉमन लूप सबके लिए लागू नहीं होता है। कॉमन लूप के लिए जो एक लूप होता है किरचॉफ लॉ में हम नहीं लगाते, सेपरेटली लूप और मेश लूप लगाते हैं। दैट इज व्हाई वी डिस्कस अबाउट द सेपरेट लूप और मेश। इज इट क्लियर? तो ये लूप हो गया और ये लूप हो गया, दो अलग अलग लूप हो गए। तो लूप क्या है? कुछ भी नहीं, ये है क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। इज इट क्लियर? कह सकते हो तुम इसे इन इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क, इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क the closed conducting path is called loop और mesh। ठीक है? इन एन छूट गया। In an electrical network, the closed conducting path is called the loop or mesh। Clear? फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ब्रांच। What is branch? ब्रांच क्या है? कुछ नहीं। If you find out the branch, then you will have to find out the junction point first। पहले तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? जंक्शन पॉइंट। It is the junction point, सर D और C and D are the junction point। और C और D के बीच में जो भी पार्ट लाइज करेगा वो क्या कहलाएगा? ब्रांच। C और D के बीच में ये आया, दिस इज द जंक्शन।
सी और डी के बीच में ये वायर यहाँ से आया और यहाँ की तरफ ये भी आ रहा है, जब ब्रांच है, ये यहाँ से यहाँ है, ये भी क्या ब्रांच है। क्लियर? तो जंक्शन पॉइंट के बीच में जो पार्ट लाइज करता है दैट इज कॉल्ड द ब्रांच। इज इट क्लियर? तो याद रखना, हमेशा इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, ब्रांच लाइज बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट, टू जंक्शन पॉइंट, ब्रांच लाइज बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क समझ में आ गया? दिस टर्म इज यूज्ड फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कैसे बनता भाई? 2-3 रेजिस्टेंसेज और 2-3 सेल एक ही सर्किट में लगा दिया, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जंक्शन क्या है? एनी पॉइंट इन द नेटवर्क, इन द नेटवर्क मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर मोर देन 2 कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। 2 कंडक्टर से अधिक जुड़ा हो तो जंक्शन हो जाएगा। लूप इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड द लूप और मेश। क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ लूप और मेश कहलाता है। ब्रांच की बात करते हैं, ब्रांच लाइज बिटवीन 2 जंक्शंस। 2 जंक्शन के बीच में जो पार्ट आता है दैट इज ब्रांच। 2 जंक्शन के बीच में ये आ गया ब्रांच, 2 जंक्शन के बीच में ये आ गया ब्रांच, 2 जंक्शन के बीच में ये आ गया ब्रांच। ये जंक्शन नहीं याद रखना, क्योंकि एक ही कंडक्टर को मोड़ के बनाया जा सकता है, इसीलिए 2 डायरेक्शन वाले को जंक्शन नहीं बोलते। इसे नोट कर लो फटाफट। किरचॉफ्स लॉस, जो 4 टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिए, चारों टर्म्स अगर हमें अच्छे समझ में आ गया तो देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द किरचॉफ्स लॉज। ठीक है? किरचॉफ्स फर्स्ट रूल में आते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, इसको किरचॉफ्स फर्स्ट रूल भी इसे बोलते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है करंट रूल। करंट रूल भी बोलते हैं इसे, करंट रूल भी बोलते हैं इसका। और एक नाम है जंक्शन रूल। क्या नाम है? जंक्शन रूल। जंक्शन रूल भी इसे बोलते हैं। ठीक है? किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, करंट रूल, जंक्शन रूल, तीनों एक ही लॉज के नाम है। शॉर्ट में इसे बोलते हैं KCL। KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ। इज इट क्लियर? KCL भी लगा सकते हैं, कह सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है? ये शॉर्ट नेम है। जैसा कि नाम से पता है, किरचॉफ का रूल करंट के लिए लागू होगा। कहाँ पे लागू होगा? जंक्शन पे लागू होगा। इफ यू वांट टू अप्लाई द किरचॉफ फर्स्ट रूल देन यू विल हैव टू फाइंड द जंक्शन पॉइंट फर्स्ट। इज इट क्लियर? जंक्शन पॉइंट को तुम्हें क्या फाइंड आउट करना? पहले जंक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा और वहां पर तुम किरचॉफ के फर्स्ट रूल लगा पाओगे। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर द करंट। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, देन यू विल हैव टू पुट द किरचॉफ्स लॉ। And before the applying the Kirchhoff law, then you will first you have to find the junction point in the given circuit. ठीक है? तो ये सर्किट जंक्शन के लिए लागू होता है और करंट के लिए। तो क्या है बेसिकली, ये कहता क्या है? देखो ये क्या कहता है, किसी जंक्शन पॉइंट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर जितने भी करंट के अलजेब्रिक सम है वो 0 के बराबर होंगे। ये रूल है। और इस रूल जो किरचॉफ ने ये रूल दिया है, किरचॉफ ने जो रूल दिया है, ये जो रूल दिया है ये रूल का कोई मैथमेटिकल प्रूफिंग नहीं है। बेसिकली इसने जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की रेजिस्टेंसेज एंड करंट फाइंड आउट करना शुरू किया तो एक पैटर्न को फॉलो किया। वो इनके क्वेश्चंस, वो जो रूल लगा रहा था, ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, जैसे EMF फाइंड आउट किया, करंट फाइंड आउट किया, तो इसने देखा कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को फॉलो करने के लिए पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। तो उसी पैटर्न को इसने क्या बोल दिया? रूल बोल दिया, लॉज बोल दिया। इज इट क्लियर? तो देयर इज नो एनी मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ द किरचॉफ्स लॉज, बिकॉज इसने ये जो लॉ बनाए हैं एक पैटर्न को देखते हुए बनाया है। ठीक है? वो पैटर्न क्या था? इसने पैटर्न देखा कि जंक्शन पे जितने करंट हैं उसको 0 के बराबर कर दो, उसके सम को किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर, तो आसान हो जाएगा फाइंड आउट करना करंट। ठीक है? तो यही पहला रूल बन गया इसका। तो जंक्शन पर जितना भी करंट होगा उसका सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो यहां पर करेंगे, इसका बोलेंगे इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक sum
of the current is 0. First rule, in an electrical circuit the algebraic sum of the current is 0. किसी भी द algebraic sum of the current, यहाँ पे एक लाइन छूट गया था, द algebraic sum of the current at the junction, ये लाइन ऐड करना है, at the junction is 0. अब सही है, ठीक है. In an electrical circuit the algebraic sum of the current at the junction is 0. ठीक है, जंक्शन पे करंट क्या होगा, 0 होगा. इस चीज को क्या चीज से इंडिकेट किया, इस तरीके से, सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू 0. इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है. यहां से करंट हुआ I1, यहां को करंट गया I2, अप्रोचिंग करंट है I3 और जाने वाला करंट क्या है, I4. तो ये जंक्शन पॉइंट, ठीक है. तो यहाँ पे एक ध्यान में लेना है, कौन सी बात ध्यान में ले लेना है, जो करंट जो जंक्शन की तरफ जाए, करंट टुवर्ड्स द जंक्शन जो होगा, करंट टुवर्ड्स द जंक्शन होगा, उसको क्या लेना है, पॉजिटिव ले लेना है, ठीक है. और करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन होगा, जो अवे फ्रॉम द जंक्शन होगा, करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन होगा, वो हमें किस में लेना है, नेगेटिव ले लेना है. ये ध्यान में रखना है. इस लॉ को लगाने से पहले हमें ये ध्यान में रखना, करंट टुवर्ड्स द जंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव. करंट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या होगा, नेगेटिव. करंट टुवर्ड्स द जंक्शन I1 है, अवे फ्रॉम द जंक्शन I2 है. तो I1 हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और I2 क्या है, नेगेटिव, ठीक. और I3 क्या है, पॉजिटिव, और I4 क्या है हमारा, नेगेटिव, क्योंकि अवे फ्रॉम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0. I1 माइनस I2 प्लस I3 बराबर I4. तो अब यहाँ देखो, I1 प्लस क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू I2 प्लस क्या हो जाएगा, I4. तुम देखो, जो हमारा करंट है कौन सा, टुवर्ड्स द जंक्शन और अवे फ्रॉम द जंक्शन, मतलब इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, दोनों आपस में क्या, इक्वल. जितना आया उतना चला गया, मतलब जितना आया उतना जाने का मतलब ये हो गया, जंक्शन में कोई करंट रुका ही नहीं. जंक्शन में कोई करंट ना रुकने का मतलब हुआ, करंट इसको बोलते हैं द फ्लो ऑफ द चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट. इसका मतलब ये हुआ, जंक्शन में कोई चार्ज रुकता ही नहीं है, मतलब जितना आया, देखो ना, I1 प्लस I2 मतलब I1 प्लस I3 दोनों क्या है, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट. जंक्शन पे जितना आया उतना चला गया, मतलब करंट का ना रुकना है. जंक्शन पॉइंट पे करंट रुका ही नहीं, जब जंक्शन पॉइंट पे करंट रुका ही नहीं तो मतलब चार्ज नहीं रुका वहां पर. जब चार्ज नहीं रुका तो मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर किसी भी तरह का हम चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, ना तो वहां चार्ज बना सकते हैं, ना ही चार्ज को वहां से खत्म कर सकते हैं. इज इट क्लियर? जहां पे हम चार्ज ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज. इसका मतलब ये हुआ कि किरचॉफ फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, करंट रूल फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज. क्यों? क्योंकि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बोथ आर द इक्वल. देयर इज नो चार्ज एट द जंक्शन, मींस charge cannot be created at junction and cannot be destroyed at the junction. It means this rule follows the law of conservation of the charge. Is it clear? और इस जंक्शन रूल को लगाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमें क्या फाइंड आउट करना है, जंक्शन पॉइंट. उस जंक्शन पॉइंट में जाने के बाद हमें ये देखना होगा कि अप्रोचिंग करंट कौन सा है, गेटिंग अवे करंट कौन सा है. अप्रोचिंग करंट को प्लस ले लेना है, गेटिंग अवे करंट को माइनस ले लेना है. सबके अलजेब्रिक सम को किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना है. तो एक सेंटेंस लिख देंगे यहां पे, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा. इसे जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रूल की तरफ आते हैं. कम ऑन फास्ट. ठीक है बच्चों, अब आते हैं किरचॉफ सेकेंड रूल पे. किरचॉफ सेकेंड रूल,
किरचॉफ सेकंड रूल, नाम है इसका किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल भी बोलते हैं इसे, इसको वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, वोल्टेज रूल भी बोलते हैं इसे, और इसे लूप रूल भी बोलते हैं। लूप रूल या मेश रूल, बात एक ही चीज है, ठीक है। लूप रूल या मेश रूल, किरचॉफ सेकंड रूल, वोल्टेज रूल और लूप रूल, बात एक ही चीज है, ठीक है। देखो क्या है, किरचॉफ का सेकंड रूल है, किसके लिए एप्लीकेबल, वोल्टेज के लिए, और कहां पे लगेगा, लूप में लगेगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, KVL, क्या बोलते हैं इसे, KVL, ठीक है। उसको क्या बोलते थे, KCL। तो जब भी मैं बोलूंगा KCL लगाओ तो मतलब फर्स्ट रूल लगाओ, KVL बोलूंगा तो सेकंड रूल लगाओ, ठीक है। तो इस रूल को पहले लगाते कहाँ, लूप में, कहाँ पे लगाते हैं, लूप में। और लूप के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है, क्या है, इट इज द क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है दैट इज द लूप। एंड वहां पर ये वही कह रहा है जो जंक्शन के लिए कहा, जंक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है तो इसलिए जंक्शन के लिए इसने बोल दिया अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये वही चीज रिपीट कर रहा है, मगर वोल्टेज के लिए रिपीट कर रहा है। कहाँ पे रिपीट कर रहा है, मेश में या लूप में। कह रहा है कि इन अ लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज और ईएमएफ मस्ट बी 0। क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0। तो सम ऑफ द अलजेब्रिक सम, वोल्टेज और ईएमएफ का सम क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0। बस वही चीज है, बस वो करंट के लिए लागू था, ये किसके लिए लागू है, वोल्टेज के लिए लागू है। तो लिखो फटाफट जो लिखाते हैं, क्या लिखा है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द algebraic sum of the voltage and EMF must be 0। मस्ट बी क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए, ठीक है। देखो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज एंड ईएमएफ मस्ट बी 0, ठीक है। लूप में जाना पड़ेगा, कहाँ, ओ अच्छा रुक कुछ छूट रहा है, जैसे जंक्शन में छूट रहा था ना, यहाँ पर भी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज एंड ईएमएफ इन अ लूप, लूप छूट गया भाई, एक शब्द छूट गया, लूप जल्दबाजी में छूट जाता है, जल्दबाजी नहीं करने का, जल्दी नहीं जाने का, गड़बड़ हो जा रहा है जल्दबाजी में। अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ऑफ ईएमएफ ऑफ द लूप, ठीक है, ऑफ द लूप मस्ट बी 0। अब ठीक है, मस्ट बी 0। देखो फिर से देख लो, चेक कर लो, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट की जगह नेटवर्क भी कह सकते हो, या कॉम्प्लिकेटेड है तो नेटवर्क चलेगा। सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज एंड ईएमएफ ऑफ द लूप मस्ट बी 0, ठीक है। किसी लूप के वोल्टेज और ईएमएफ किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लूप में, ठीक है। ठीक, चलो चलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, इस शेप में, समेशन ऑफ द वोल्टेज इक्वल्स टू 0। हाँ, कई सारे बुक में ऐसे भी लिखा होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, कई सारे बुक में ऐसे भी लिखे होते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। तो सम ऑफ तो ये है, ठीक है, ओके। तो पहले तो मैं समझाने के लिए बताता हूँ। देखो मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाया है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, जिसको नेटवर्क भी बोल सकते हो। दिखने में लग रहा है नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन है ये, ठीक है। हाँ ऐसा है, मान लेते हैं। तो जंक्शन तो मैं जानता हूं भाई, ए और बी, दिस इज द जंक्शन पॉइंट। लूप कहाँ है भाई, लूप ये है, ये लूप है, ये लूप है, इज इट क्लियर ना। तो बिफोर गोइंग टू अप्लाई द केवीएल, किरचॉफ सेकंड रूल लगाने से पहले यू नीड टू फाइंड द लूप। सेकंड थिंग, और एक काम करना है, क्या करना है, अगर तुमने लूप फाइंड आउट कर लिया, भाई कितने सेपरेटेड लूप है, 1 और 2, 2 लूप है, 1 और 2। केवीएल लगाने से पहले 2 लूप अगर है तो 2 लूप में से हर लूप में तुम्हें अपना डिजायरेबल डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। देन यू विल, मतलब क्या, तुम्हें यू हैव टू टेक योर डायरेक्शन, राउंड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन लेना पड़ेगा, राउंड।
इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इज इट क्लियर ना? इट्स अप टू यू, ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम कौन सा डायरेक्शन लेते हो। इज इट क्लियर? डायरेक्शन रखने में कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, बट लूप पहले फाइंड आउट कर लो, लूप 1 and 2 एंड तुम अपना डायरेक्शन लगाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रख लेना, इसको लगाने से पहले फाइंड द लूप, लूप पता कर लो कहां पे है, पता कर लिया तुमने लूप, ठीक है। दूसरा, टेक द डायरेक्शन, क्या लेना भैया? टेक द डायरेक्शन, टेक द राउंड डायरेक्शन ले लो पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। टेक द राउंड डायरेक्शन, टेक द राउंड डायरेक्शन इन द लूप, ठीक है। लूप में तुमने कौन सा डायरेक्शन ले लिया? राउंड डायरेक्शन ले लिया। कोई डाउट्स में? कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो, डाउट होना भी नहीं चाहिए, चाहे तुम ऐसे घूम जाओ या ऐसे घूम जाओ या ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, जो तुम्हारी मर्जी है। हाँ, इसके अलावा जो ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब तुम राउंड ले रहे होगे तो हर ब्रांचेस मिलेंगे, सामने ये ब्रांच मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा, ठीक है। जो भी ब्रांचेज में रेजिस्टेंसेज होंगे और रेजिस्टेंस और करंट के मल्टीप्लाई से जो वोल्टेज बनेगा वो कब प्लस होगा कब माइनस होगा वो भी ध्यान में रखना होता है। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस तुमको ऐसे मिल गया और करंट का डायरेक्शन इसका ऐसे है, तो तुम्हारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो प्लस में हो जाएगा वोल्टेज। अगर इस ब्रांच में तुम ऐसे जा रहा है, ये रेजिस्टेंस लगाया, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और तुम आ ऐसे रहे हो, करंट का डायरेक्शन तुम्हारा डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे केस में वोल्टेज तुम्हारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? यहाँ तक हो गया। सर आपने रेजिस्टेंसेस का बता दिया, ईएमएफ के बारे में बताइए। ईएमएफ का क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, अगर बैटरी या सेल का पहला टर्मिनल मिल गया पॉजिटिव, मिल गया नेगेटिव, तो तुम्हें ईएमएफ पॉजिटिव ले लेना है। ले तो माइनस भी सकते हो, थोड़ी इसमें तुम गड़बड़ कर दोगे, उसको सॉल्व करने के मैं अलग से तरीका बता दूंगा, लेकिन तुम लेना यही है। जाने वक्त तुम्हारा डायरेक्शन अगर ऐसे है, जाने वक्त तुम्हें पहले प्लस मिल गया बाद में माइनस मिल गया, तो ईएमएफ तुम्हारा किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अगर तुम्हारा जाने वक्त अगर तुम्हारा डायरेक्शन ऐसे है, प्लस और माइनस, पहले नेगेटिव मिल गया बाद में पॉजिटिव मिल गया, तो ऐसे में ईएमएफ तुम्हें किस में लेना है? माइनस में लेना है। इन चीजों का ध्यान में रखना होगा। ये चीजें अगर तुम्हारे ध्यान में है तो तुम अप्लाई कर सकते हो इजीली, ठीक है। फिर से, तुम्हारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम, वोल्टेज प्लस में हो जाएगा, तुम्हारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन अपोजिट, तुम्हारा वोल्टेज माइनस में हो जाएगा। तुम जाते हो जिस डायरेक्शन में ईएमएफ का प्लस मिल गया तो ईएमएफ प्लस में ले लेना है, और तुम जिस डायरेक्शन में जाते हो अगर पहले माइनस मिल गया तो ईएमएफ माइनस में ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। इसके साथ और एक बात ध्यान में रखना है। कौन सा बात ध्यान में रखना है? सर ये किस लॉ को फॉलो करता है? जैसे जंक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता था, तो ये किस लॉ को फॉलो करेगा? भाई तुम खुद दिमाग लगाओ किस लॉ को फॉलो करेगा। तुम यहाँ पे ध्यान देखो, तुम ध्यान क्या दे रहे हो? टोटल वोल्टेज कितना है? 0। वोल्टेज 0 होने का मतलब हुआ वर्क डन 0। वोल्टेज 0 होने का मतलब हुआ वर्क डन 0। कैसे भाई? देखो, V बराबर W/Q, फॉर्मूला पढ़ा। तो अगर तुम्हारा टोटल के टोटल वोल्टेज 0 तो टोटल वर्क डन 0। अब तुम बोलोगे टोटल वर्क डन 0 से मेरा मतलब क्या? भाई टोटल वर्क डन 0 हो गया तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वजह से यहाँ पर जो चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो होने की वजह से चार्ज कहीं पे एक्यूमुलेट हो गया, किसी एंड पे कहीं पे कम और ज्यादा हो गया, तो उस बीच में वोल्टेज क्रिएट हुआ। मतलब चार्जेस की वजह से वोल्टेज है तो यहाँ वहां पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। बोलो हाँ या ना? वर्क डन 0 होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं इस ब्रांचेज में, इस लूप के अंदर में, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0, ठीक है। अगर वर्क डन 0 हो गया, देखो ध्यान से पहले बात समझ लेना, वोल्टेज 0 मतलब वर्क डन 0। वर्क डन 0 होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया काम 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा काम किया गया 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन 0 किसी लूप के अंदर, तो वो कौन से लॉस को फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद करो, क्लास 11 के वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सा एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम। वो याद कर लेना तुम, वो तुम्हारी काम है, तुम्हारा काम है। जरा जाके अपने पन्ने को पलटो, किताब पलटो। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क डन 0 हो जाएगा
तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कंजर्व। क्या हो जाएगा, कंजर्व। तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन जीरो। वर्क डन जीरो, कौन सा वर्क डन जीरो, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स ने इस लूप में वर्क डन क्या किया, जीरो। वैसे भी एक कंप्लीट मतलब एक क्लोज पाथ में वर्क डन क्या करता है, जीरो ही होता है। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, जीरो। कंप्लीट लूप में वर्क डन जीरो। वर्क डन जीरो होने का मतलब हुआ कि वहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके द्वारा किया गया वर्क डन जीरो, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। वोल्टेज जीरो, वर्क डन जीरो, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। हम कह सकते हैं कि किरचॉफ सेकंड रूल किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहाँ पे लिखेंगे इसको, मैं यहीं पे मिटा के लिख देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो कह सकते हो इसको यहां से, इट follows the law of conservation of energy. It follows the law of conservation of energy. ठीक है, ये सारा का सारा तुम्हारा क्या था, किरचॉफ के सेकंड रूल थे। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पे आएंगे। एक न्यूमेरिकल फिलहाल यहाँ बताएंगे, और भी सारे न्यूमेरिकल इसके बहुत टाइप के सॉल्व क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से किरचॉफ के फर्स्ट रूल और सेकंड रूल लागू होते हैं। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करो। अब देखो, तुमने जितने भी रूल पढ़े, किरचॉफ फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, जंक्शन, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, मेस, ब्रांच, इन सब के बारे में पढ़ लिया तुम लोगों ने। अब सबको अप्लाई करने की बारी आ गई। सबको अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। दिस इज द गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 1 2 3 रेजिस्टेंस है। कितने सेल हैं, 2 सेल हैं। जाहिर सी बात है, ओम्स लॉ से लगाएंगे तो ये टाइम लगाएगा। इसलिए किरचॉफ ने दिया रूल, बोला मेरा रूल कीजिए यूज। आपके जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट है मिनटों में सॉल्व हो जाएगा, घंटों का काम मिनटों में। ठीक है, आराम से देखते हैं। चलो ध्यान से, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 2 2 2। ठीक, करंट फाइंड आउट करना है तो पहले तो ये बताना पड़ेगा करंट कहाँ है। देखो भाई, क्वेश्चन में पहले बोल दिया आपके पास जो करंट है इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, मतलब I1 I2 I3 बनने वाला है, क्योंकि 3 ब्रांच, 1 2 3। ठीक है, तो 3 ब्रांच, करंट का डायरेक्शन दिया नहीं तो बनाओ करंट का डायरेक्शन बनाओ। कैसे बनेगा भाई, देख बनेगा। ये प्लस और ये माइनस, यहां से गया करंट, ये बन गया तुम्हारा I1। ये करंट घूम के इसमें जाएगा, ये भी बन जाएगा I1 करंट होगा, कोई तकलीफ नहीं। ये भी सेल है, देखो कैसे मैं करंट का बनाता हूँ। प्लस से निकलता हुआ करंट का डायरेक्शन होगा, प्लस से निकलता हुआ करंट का डायरेक्शन होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा I2। इसमें भी जाएगा I2, और ये दोनों करंट एक साथ आ जाएगा। दोनों करंट एक साथ जुड़ जाएगा, एक नया करंट बनाएगा I3। क्या बनाएगा बच्चों, I3। कोई डाउट? ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लगाओ इसमें KCL। पहला नंबर में KCL तुमने लगाया, KCL किरचॉफ करंट लॉ। क्या कहता है किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन पे जितने भी करंट हैं सबके सम, अलजेब्रिक सम किसके बराबर, 0 के बराबर। सबके सम 0 के बराबर, तो जंक्शन तो पहले पता होना चाहिए। वेयर इज द जंक्शन? सर ने बोला था मिनिमम 3 डायरेक्शन। कितने डायरेक्शन? 3, 1 2 3। सर 3 कंडक्टर्स आर कनेक्टेड एट दिस पॉइंट, दिस इज द जंक्शन। कोई एक जंक्शन पे जाना है, इस पे जाओ, जहां भी जाओ, A और B 2 पॉइंट है। मैं गया इस जंक्शन पॉइंट पे। ठीक है, जंक्शन पॉइंट पे कितने करंट मिल रहे हैं, 1 2 और 3 करंट मिल रहे हैं। तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? अप्रोचिंग करंट पॉजिटिव, अप्रोचिंग टू जंक्शन पॉजिटिव, गेटिंग अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव। अप्रोचिंग, दिस इज द अप्रोचिंग करंट I1, अप्रोचिंग करंट I2, गेटिंग अवे करंट I3, माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 I3। यहां से हमारा जंक्शन का काम खत्म। अब क्या लगाएंगे, KVL, जिसको बोलते हैं KVL। यहीं से लगा देते हैं KVL, कोई बात नहीं, दूसरे में लगाएंगे KVL। भाई KVL कहाँ पे लगता है? लूप में लगता है। कितने लूप? 1 और 2 लूप लगते हैं, लूप 1 और लूप 2। तो चलो चलते हैं लूप 2 में, सॉरी लूप 1 में। लूप 1 में चला गया। लूप 1 में जाने से पहले खुद का क्या बनाना है, खुद का डायरेक्शन बनाना है। मैंने बोला था टेक राउंड डायरेक्शन। लूप के अंदर में टेक राउंड डायरेक्शन, लूप 1 में अपना कोई राउंड डायरेक्शन ले लिया, पूरा घूम गया। पूरा घूमने के दौरान मैंने देखा मैं जा रहा हूं नीचे, करंट का डायरेक्शन है सेम,
मैं जा रहा हूँ नीचे, मेरा डायरेक्शन है सेम, तो यहाँ से बनने वाला वोल्टेज क्या होगा, प्लस। तो प्लस में 2i3 लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे, 2i3। फिर वापस में घुमा इधर, ये मिल गया माइनस, फिर ये प्लस, छोटा बैटरी मिल गया, मतलब छोटा टर्मिनल मिल गया, छोटा मिल गया। तो पहले अगर छोटा मिल गया तो माइनस में आ जाएगा ये 12। वाह, ऊपर गए, मेरा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम, यानी वोल्टेज इससे जो बनने वाला है I1 और 5 से मिलके जो वोल्टेज बनने वाला है वो हो जाएगा प्लस, बराबर क्या कर देंगे 0, क्योंकि इधर कुछ है नहीं। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, आगे की तरफ बढ़ गया तो देखो भाई, ये जो करंट है -12 को तुम इधर भेज दो, -12 को तुमने इधर भेज दिया, 5i1, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं साथ साथ, 5i1 और प्लस में 2i3 जो है ना, i3 का जो वैल्यू है यहाँ देखो, i3 का वैल्यू कितना, i1 प्लस i2 और -12, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, +12। ठीक है, +12। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करने का, इक्वेशन बनाने का, 2i1 + 2i2 12, i1 के साथ ऐड कर देंगे, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 7i1 + 2i2 = 12, इक्वेशन बन जाएगा 1। जैसे ही लूप 1 किया, अब आ जाओ लूप 2, किस में आ गए, लूप 2 में। लूप 2 में गए, अगेन फिर से खुद का डायरेक्शन बनाना, हम आए नीचे, ये गया ऊपर, हम आ रहे नीचे, ये गया ऊपर, तो वोल्टेज माइनस में जाएगा, -i2। हम जा रहे हैं नीचे, मिल गया मुझे पहला, और फिर पहले बड़ा फिर छोटा, पहले बड़ा मिल गया प्लस, फिर ऊपर गए, आ रहा है ये नीचे, हो जाएगा माइनस में वोल्टेज, -i3 बराबर 0। ठीक है, देखते हैं आगे, -3i2 जो प्लस में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पहले रुक जाओ, -i3 का वैल्यू हमें पता, i1 प्लस क्या है, i1 प्लस क्या है हमारा, i2 बराबर, ये प्लस में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, -3i2, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, -2i1 - 2i2 बराबर -6, तो i2 एक साथ, -2i1 -3 -2, माइनस क्या हो जाएगा, 5i2 बराबर -6, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, -1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, 2i1 + 5i2 बराबर -6, जिसमें से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, माइनस कैंसिल आउट। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन, 2i1 + 5i2 = 6। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, 2, इक्वेशन 1 और 2। अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो, ये है 7i1 + 2i2 = 12, इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा 2i1 + 5i2 = 6। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। एलिमिनेशन मेथड, 5 और 2, 35i1 + 10i2 = 60, ये हो जाएगा 4i1 + 10i2 = 12। एलिमिनेशन मेथड, जिसमें से ये सबट्रैक्ट हो गया, ये 31i1, ये हो जाएगा कितना, 48, हैंस i1 = कितना हो जाएगा, 48/31 एम्पियर। ये जो तुम्हारा i1 करंट आया, प्लस में आया, प्लस में आने का मतलब हुआ जंक्शन अप्रोचिंग, जंक्शन की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट i1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है तुम्हारा, 7 × 48/31 + 2i2 = 12। तुमने 7 से इसको गुना किया, 336/31, 2i2 = 12। ये प्लस में इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 2i2, 12 - 336/31, और किया तुमने इसको सॉल्व, फिर से सॉल्व किया तो ये हो गया तुम्हारा कितना, i2 = अच्छा रुक जाओ,
2i2 यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का यूज कर लेना इज इक्वल टू 372 माइनस 336 बाय 31, चूँकि इसको इससे सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा 2i2 इज इक्वल टू 36 बाय 31, जिसमें से ये दो खत्म 18, i2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 बाय 31 एम्पियर। ये हमारा हो गया i2, ये भी प्लस में आया, इसका मतलब ये भी जंक्शन अप्रोचिंग करंट है। कौन सा करंट है? जंक्शन अप्रोचिंग करंट 18 बाय 31। ठीक है, अब हमारा निकालना i3 हमको पता है, i3 है i1 प्लस i2, तो यहाँ से सॉल्व कर दो, i3 यहाँ पे निकाल देते हैं, i3 इज इक्वल टू i1 प्लस i2। i3 कितना है? i3 कितना है? हाँ 48, 31 प्लस वो कितना आ जाएगा 18 बाय 31, कितना आ जाएगा 66 बाय 31, ये हमारा हो जाएगा i3 बराबर 66 बाय 31 एम्पियर। ये भी प्लस में, ये भी जंक्शन अप्रोचिंग करंट है। 66 बाय 31 i1 हमारा ये है और i2 हमारा ये है। i1 48 बाय 31, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ये सारे के सारे जंक्शन अप्रोचिंग करंट है। तो इस तरीके से हमने किरचॉफ के लॉज लगाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना बच्चों।